हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 11 स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, राइट अ नोट ऑन द पीपल स्ट्रगल इन चिल्का मूवमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें चिल्का मूवमेंट के बारे में लिखना है, जो ओडिशा में लोगों का एक बड़ा संघर्ष था। इसमें हमें बताना है कि ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, किसने लीड किया, लोगों के क्या डिमांड्स दी और इस मूवमेंट का समाज और पर्यावरण पर क्या असर हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। चिल्का मूवमेंट ओडिशा के चिलिका लेक को बचाने के लिए हुआ एक लोगों का आंदोलन था। यह लेक एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून है, जहां हजारों मछुआरे अपनी रोजी रोटी चलते हैं। 1990 में सरकार ने बड़े बिजनेस ग्रुप्स को झील में कमर्शियल प्रॉन फार्मिंग करने की इजाजत दी, जिससे लोकल फिशरमैन का जीवन प्रभावित हुआ। इसके खिलाफ लोगों ने मिलकर चिलिका बचाओ आंदोलन शुरू किया, जो पर्यावरण और लाइवलीहुड दोनों के सुरक्षा के लिए था। मेन बॉडी। 1. चिल्का लेक का बैकग्राउंड और समस्या। चिल्का लेक ओडिशा के कोस्टल एरिया में है और यहाँ के ट्रेडिशनल फिशरमैन इसी पर निर्भर है। 1980 में ग्लोबलाइजेशन के दौरान सरकार ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉन फार्मिंग को बढ़ावा दिया। बड़े बिजनेसमैन ने झील के हिस्से कब्जे में ले लिए, जिससे लोकल लोगों के फिशिंग एरिया छीन गए। इसी से शुरू हुआ चिलिका बचाओ आंदोलन, जिसका उद्देश्य था अपने अधिकार और पर्यावरण को बचाना। 2. मूवमेंट का उठान और नेतृत्व। आंदोलन 1991 के आसपास चिलिका मत्स्यजीवी महासंघ CMM के बैनर के नीचे शुरू हुआ। इसमें लोकल फिशरमैन, NGO और एक्टिविस्ट्स ने भाग लिया। महासंघ के लीडर्स ने शांति से प्रदर्शन, रैलीज और मार्चेस के जरिए लोगों को जोड़ा। उनका स्लोगन था चिलिका अमा माँ अम ताकू बचीबू, जिसका मतलब है चिलिका हमारी माँ है, हम उस बचाएंगे। 3. लोगों के मुद्दे और मांगे। मूवमेंट के मुख्य डिमांड्स यह थे: प्रॉन फार्मिंग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, ट्रेडिशनल फिशरमैन के अधिकार सुरक्षित किए जाएं, पॉल्यूशन और इकोलॉजिकल नुकसान रोका जाए, लेक के मैनेजमेंट में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। उनका कहना था कि सरकार ने अमीरों को फायदा पहुंचने के लिए गरीब मछुआरों के हित को नजरअंदाज किया। 4. सरकार का रिएक्शन और परिणाम। पहले ओडिशा गवर्नमेंट ने प्रॉन फार्मिंग को सपोर्ट किया, पर प्रोटेस्ट्स बढ़ने पर उन्हें अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कोस्टल एक्वाकल्चर पर बैन लगाई और चिल्का लेक को सेंसिटिव जोन घोषित किया। इससे लोकल लोगों को कानूनी और नैतिक दोनों जीत मिली। चिल्का मूवमेंट ग्रासरूट्स एक्टिविज्म का एक पावरफुल उदाहरण बन गया। 5. मूवमेंट की महत्ता, सिग्निफिकेंस। ये आंदोलन विकास और पर्यावरण के बीच के संघर्ष को सामने लाया। इसने बताया कि लोक भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, नेचुरल रिसोर्सेज के सही मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। यह मूवमेंट इंडिया के एनवायरमेंटल जस्टिस मूवमेंट्स जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए प्रेरणा बना। कंक्लूजन। चिल्का मूवमेंट ने यह साबित किया कि जब लोग अपने अधिकारों और पर्यावरण के लिए एकजुट होते हैं तो बदलाव संभव है। इस आंदोलन ने झील के इकोसिस्टम को बचाया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच को मजबूत किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Social justice becomes more effective through its applied aspects. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि सोशल जस्टिस सिर्फ एक आइडिया नहीं होता, बल्कि जब इसे प्रैक्टिकली पॉलिसीज, लॉस और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के जरिए लागू किया जाता है तभी ये इफेक्टिव होता है। फोकस हमें एप्लाइड एस्पेक्ट्स पर देना है, मतलब इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल जस्टिस का मतलब है समाज में सबको बराबरी के मौके मिलना, इनइक्वालिटी कम करना और हर व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना। ये एक ऐसी सोच है जो कास्ट, क्लास, जेंडर या रिलीजन के भेदभाव को खत्म करती है। लेकिन जब तक इस कॉन्सेप्ट को ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं किया जाता, तब तक इसका फायदा नहीं होता। इसलिए सोशल जस्टिस तभी इफेक्टिव बनता है जब इसे लॉज, पॉलिसीज और वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू अप्लाई किया जाए।
भारत में संविधान और सरकारी योजनाओं ने इस डायरेक्शन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है सोसाइटी के रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सबके बीच। इसमें इक्वालिटी के साथ इक्विटी पर भी ध्यान दिया जाता है, मतलब जो लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें ज्यादा मदद दी जाए। थिंकर जॉन रॉल्स के हिसाब से सोशल जस्टिस तब होती है जब सबको इक्वल लिबर्टी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इंडिया के प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP इस आइडिया के बेस है। 2. एप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस तभी इफेक्टिव होती है जब इसे एक्शन में बदला जाए। ये कुछ मेजर एप्लाइड फॉर्म्स है। A. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल्स 14 to 18 सबको कानून के सामने बराबरी देते हैं और अनटचेबिलिटी को खत्म करते हैं। आर्टिकल 46 स्टेट को वीकर सेक्शंस जैसे SC और ST की सुरक्षा करने का डायरेक्शन देता है। फंडामेंटल राइट्स और DPSPS मिलकर एप्लाइड सोशल जस्टिस का बेस बनाते हैं। B. रिजर्वेशन पॉलिसीज। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन के जरिए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को मौके मिलते हैं। SC, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सोशल जस्टिस का। C. वेलफेयर स्कीम्स। MG नरेगा, RTE, राइट टू एजुकेशन और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे स्कीम्स ने गरीबों के अपलिफ्टमेंट में मदद की है। जब स्टेट हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार जैसे एरियाज में मदद करता है तभी सोशल जस्टिस ग्राउंड लेवल पर दिखाई देती है। 3. रोल ऑफ जुडिशरी एंड लेजिस्लेशन। जुडिशरी ने हमारे देश में सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट किया है। इंदिरा सोनी 1992 और केशवानंदा भारती 1973 जैसे जजमेंट्स ने इक्वालिटी और वेलफेयर को मजबूत बनाया। SC, ST, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जैसे कानून सोशल प्रोटेक्शन के लिए बने। इस तरह जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीनों मिलकर एप्लाइड सोशल जस्टिस को रियलिटी बनाते हैं। 4. कंटेम्पररी चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। आज भी कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। वेलफेयर स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन वीक है और करप्शन भी एक बड़ी समस्या है। हमें एजुकेशन, एम्पावरमेंट और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस पर फोकस करना होगा ताकि सोशल जस्टिस सच में सब तक पहुंच सके। कंक्लूजन। सोशल जस्टिस तभी मीनिंगफुल बनती है जब इसे थियरी से बाहर लाकर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। संविधान, जुडिशरी और स्टेट पॉलिसीज ने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, लेकिन अब जरूरत है बेटर इम्प्लीमेंटेशन और सिटीजन पार्टिसिपेशन की। तभी हम एक ट्रूली जस्ट और इक्वल सोसाइटी बना सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Bureaucracy plays a central role in policy implementation. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि ब्यूरोक्रेसी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह से सरकारी पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर लागू करती है। हमें उसके रोल, इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस के बारे में लिखना है, जिससे समझ आए कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में ब्यूरोक्रेसी कितनी सेंट्रल होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है सरकारी प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जिसमें ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स शामिल होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का मतलब है पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर एक्शन में बदलना। ब्यूरोक्रेसी के बिना कोई भी पॉलिसी सिर्फ कागज तक सीमित रह जाती है। मैक्स वेबर और वुड्रो विल्सन जैसे थिंकर्स ने ब्यूरोक्रेसी के टेक्निकल और प्रोफेशनल रोल पर बहुत जोर दिया है। मेन बॉडी। 1. पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का लिंक। पॉलिसी बनने के बाद उसको ग्राउंड पर लागू करना ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। ब्यूरोक्रेट्स हाई उसके लिए रूल्स, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, भारत में MG नरेगा या स्वच्छ भारत जैसे योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह ब्यूरोक्रेट्स के सुपरविजन पर डिपेंड करता है। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी मेकर्स के विजन को रियल रिजल्ट्स में बदलती है। 2. एक्सपर्टीज और कंटिन्यूटी का सोर्स। ब्यूरोक्रेट्स के पास टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज होती है जो कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट वर्क के लिए जरूरी है। मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो सिस्टम में कंटिन्यूटी देते हैं। IAS ऑफिसर्स फाइनेंस, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फील्ड्स में ट्रेंड होते हैं, जिससे पॉलिसीज एफिशिएंटली इंप्लीमेंट होती है। इस एक्सपर्टीज के बिना गवर्नेंस सस्टेन नहीं कर सकता। 3.
कोऑर्डिनेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है और ये रोल ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेट्स ही मैन पावर, बजट और रिसोर्सेस का सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ब्यूरोक्रेट्स ने हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके वैक्सीनेशन और सेफ्टी रूल्स इंप्लीमेंट किए। इस तरह ब्यूरोक्रेसी पूरे सिस्टम में हार्मनी लाती है। 4. इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस। रेड टेपिज्म, ज्यादा पेपरवर्क और रिजिड रूल्स प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। करप्शन और पॉलिटिकल प्रेशर, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं। अकाउंटेबिलिटी की कमी, प्रोसीजर्स पर ज्यादा ध्यान और रिजल्ट्स पर कम फोकस होता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, कई बार ब्यूरोक्रेट्स नए रिफॉर्म्स एक्सेप्ट करने में हेजिटेंट होते हैं। ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर और परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसे रिफॉर्म्स से इन प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश हो रही है। 5. डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में रोल। ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स जैसे न्यूट्रलिटी और फेयरनेस को अपहोल्ड करती है। आरटीआई और ए गवर्नेंस जैसे स्टेप्स ने ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली बनाया है। ब्यूरोक्रेसी न सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है बल्कि डेमोक्रेसी के मूल मूल्यों को भी प्रोटेक्ट करती है। इसलिए गवर्नेंस की स्ट्रेंथ ब्यूरोक्रेसी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। कंक्लूजन, ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का बैकबोन है। ये लॉ और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक ब्रिज का काम करती है। अपनी एक्सपर्टीज, कोऑर्डिनेशन और न्यूट्रलिटी के जरिए ये गवर्नेंस को स्मूथ बनाती है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। एक एफिशिएंट और एथिकल ब्यूरोक्रेसी है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की पहचान होती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Discuss the concept and features of good governance. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें गुड गवर्नेंस का मीनिंग समझाना है और उसके मेन फीचर्स जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करना है। हमें यह भी बताना है कि ये फीचर्स गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच का रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के डेमोक्रेटिक और ग्लोबल वर्ल्ड में गुड गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है। गवर्नेंस का मतलब है डिसीजन मेकिंग और उन डिसीजंस का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। गुड गवर्नेंस का मतलब है पब्लिक अफेयर्स को इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और पार्टिसिपेटरी तरीके से मैनेज करना। यह इंश्योर करता है कि सोसाइटी के नीड्स को फेयर और एफिशिएंट तरीके से पूरा किया जाए। वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और ओईसीडी जैसे इंस्टीट्यूशंस ने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया है ताकि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स और डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग बने। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस टर्म सबसे पहले वर्ल्ड बैंक 1989 ने उस किया था जब उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया। ये सिर्फ सरकार के काम तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन भी इंक्लूडेड है। यूएनडीपी 1997 के हिसाब से गुड गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इफेक्टिव और इक्विटेबल होता है। इसका मेन गोल है कि गवर्नमेंट और लोग मिलकर एक फेयर और जस्ट सोसाइटी बनाएं। 2. फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ए. ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है डिसीजन मेकिंग में ओपननेस और इंफॉर्मेशन का एक्सेस सबको मिलना। यह करप्शन कम करती है और गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच ट्रस्ट बनाती है। एग्जाम्पल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आरटीआई ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है। बी. अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि ऑफिशियल्स अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यह डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती है। एग्जाम्पल, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और पार्लियामेंट्री कमिटीज अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। C. रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है सब लोग लॉ के सामने इक्वल है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ताकि जस्टिस मिल सके। एग्जाम्पल, इंडियन जुडिशरी ने हमेशा सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट किए हैं। D. पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन गवर्नेंस को इंक्लूसिव बनाता है। इसमें पॉलिटिकल, वोटिंग, प्रोटेस्ट और सोशल कंसल्टेशन, मीटिंग्स दोनों पार्टिसिपेशन आते हैं। एग्जाम्पल, ग्राम सभा लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल करती है। ए. रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है गवर्नमेंट जल्दी और इफेक्टिवली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। एग्जाम्पल, CPGRAMS और माइगव जैसे ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म्स। F. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस।
गवर्नमेंट को रिसोर्सेस का सही यूज करके मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन ने एफिशिएंसी इंप्रूव की है। जी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो। एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रिजर्वेशन पॉलिसीज इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट करती है। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी और सिटीजन ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाता है, करप्शन कम करता है और पब्लिक रिसोर्सेस का सही यूज होता है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है, सोसाइटी में जस्टिस और इक्वालिटी बढ़ती है। 4. चैलेंजेस इन अचीविंग गुड गवर्नेंस, करप्शन और ब्यूरोक्रेसी की स्लो वर्किंग, सिटीजन्स की अवेयरनेस की कमी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और वीक इंस्टीट्यूशंस, रूरल एरियाज में इंफॉर्मेशन एक्सेस का लैक। इन चैलेंजेस को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और डिजिटल गवर्नेंस से दूर किया जा सकता है। कंक्लूजन, गुड गवर्नेंस एक डेमोक्रेटिक स्टेट की बैकबोन है। यह इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली हो। इंडिया में आरटीआई एक्ट, ए गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन जैसे रिफॉर्म्स ने इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाया है। गुड गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Write short notes in about 250 words on each of the following. A. Civil society as a supplementary democratic model. B. Relationship between state and markets. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला सिविल सोसाइटी के रोल पर, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, और दूसरा स्टेट और मार्केट के बीच के संबंध पर। दोनों में कॉन्सेप्ट, उनका इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल बताना जरूरी है। आंसर, इंट्रोडक्शन, स्टेट, सोसाइटी और मार्केट के बीच का संबंध पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक को कॉन्सेप्ट है। सिविल सोसाइटी और मार्केट दोनों ही डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट पिलर्स है। सिविल सोसाइटी सिटीजन्स को एम्पावर करती है और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती है, जबकि मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। दोनों का बैलेंस है एक स्टेबल डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। ए. सिविल सोसाइटी एज अ सप्लीमेंट्री डेमोक्रेटिक मॉडल। सिविल सोसाइटी का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स, एनजीओ और मूवमेंट्स जो गवर्नमेंट से अलग होते हैं लेकिन सोसाइटी के लिए काम करते हैं। डेमोक्रेसी में रोल। सिविल सोसाइटी लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल करती है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। सप्लीमेंट्री मॉडल, यह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, लोगों को अपनी आवाज उठाने और इश्यूज पर एक्शन लेने का मौका देती है। एग्जाम्पल्स, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, आरटीआई कैंपेन और एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन ने डेमोक्रेटिक अवेयरनेस को बढ़ाया। थिंकर्स के व्यूज। अलेक्सिस द टॉक्वरविले और ग्राम सीआई ने कहा था कि सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी का मोरल और सोशल बेस बनाती है। इन शॉर्ट, सिविल सोसाइटी एक सप्लीमेंट्री मॉडल है जो डेमोक्रेसी को ज्यादा पार्टिसिपेटरी और रिस्पॉन्सिव बनाती है। बी. रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड मार्केट्स। स्टेट और मार्केट दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, एक रेगुलेट करता है और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है। इंटरडिपेंडेंस। स्टेट मार्केट के लिए पॉलिसीज बनाता है और मार्केट स्टेट को टैक्स और रेवेन्यू देता है। दोनों एक दूसरे के बिना सस्टेन नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले लिबरल थिंकर्स कहते द मार्केट अपने आप रेगुलेट होता है, लेकिन कीन्स ने कहा कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए ताकि इनइक्वालिटी और इंस्टेबिलिटी ना हो। मॉडर्न अप्रोच। आज के टाइम में मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो होता है, जहां प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट रेगुलेशन दोनों बैलेंस में होते हैं। एग्जाम्पल, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने इंडिया में स्टेट मार्केट रिलेशन को रीडिफाइन किया, जहां मार्केट फ्रीडम और स्टेट कंट्रोल दोनों साथ साथ चले। थियरी एंड साइट। कार्ल पोलानी ने कहा कि मार्केट्स को सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहकर काम करना चाहिए, वरना इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। इन शॉर्ट, स्टेट और मार्केट का हेल्दी बैलेंस हाई डेमोक्रेसी को इकोनॉमिकली और सोशली स्टेबल बनाता है। कंक्लूजन। सिविल सोसाइटी और मार्केट दोनों डेमोक्रेसी के बैकबोन है। सिविल सोसाइटी लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ती है और मार्केट इकोनॉमी को ग्रो करता है। जब स्टेट इन दोनों को बैलेंस करता है, तब गवर्नेंस इफेक्टिव और इंक्लूसिव होती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए तो description box में download link दिया हुआ है, जरूर चेक करें। Thank you।